आप ये बताइए कि आपको पिक्चर्स क्लिक करना पसंद है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैं समझ गई कि अब वैसे नहीं है कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट पे ये खाया या फिर अब मैंने इतने ग्लास पानी पिया, इनकी फ़ोटो क्लिक की और अपने इंस्टा या फिर फेसबुक पे डाल दी और फिर देखा कितने लाइक्स आए। मतलब आपको जब ज़रूरी लगता है कि ये मोमेंट मुझे लाइफ टाइम याद रहे या फिर याद रहना चाहिए, आप सिर्फ वही क्लिक करते हैं। तो कहने का मतलब आपको यादें भूली बिसरी याद करने में, उनके बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो सच बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी और आपकी बहुत बनने वाली है। और कहते भी है ना कि जब दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं ना, तो सफ़र चाहे लंबा भी क्यों ना हो, कब कट जाता है पता भी नहीं लगता। तो चलिए, यादें भूली बिसरी में हम इंडियन सिनेमा से जुड़ी बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फिल्मों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे सीन्स के बारे में बात करेंगे जिनको आज तक याद किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर के बारे में जिनके एक्टिंग को देखकर ये कहा जाता था कि इनकी एक्टिंग सिंपल एक्टिंग थोड़े ना है, इसे तो मेथड एक्टिंग कहते हैं। मतलब वो कैरेक्टर प्ले नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि अगर वो कैरेक्टर प्ले ही नहीं करते थे तो फिर वो क्या करते थे? अरे वो कैरेक्टर बन जाते थे। और इस बेहतरीन अभिनेता का नाम मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें हम सब दिलीप साहब के नाम से जानते हैं। भूल बिसरी भूल बिसरी। आपको पता है, दिलीप कुमार के पिता और राज कपूर साहब के दादाजी बशेश्वर नाथ बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, तब से उनकी जान पहचान थी। मतलब दोनों परिवार एक ही गली में रहते थे। जब दिलीप कुमार के पिता बॉम्बे आ गए अपने फ्रूट्स के बिजनेस के चलते, तो भी बशेश्वर नाथ जी उनसे मिलने आते थे, क्योंकि उनका बेटा पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में काम जो करने लगा था। एंड इसी बात को लेकर दिलीप कुमार के पिताजी अपने करीबी दोस्त को बहुत टॉन्ट मारते थे। कहते, क्या ये फिल्मों में नौटंकी नाच गाना करना शुरू कर दिया तुम्हारे बेटे ने? अच्छा खासा कोई पढ़ाई करता, कोई नौकरी करता, कोई ऊंचा अफसर बनता, ये क्या फिल्मों में काम करने का काम चुन लिया उसने? इस पर पृथ्वीराज कपूर के पिता कुछ भी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें कोई समस्या ही नहीं लगती थी फिल्मों में काम करने से। इसी बीच दिलीप कुमार की भी फिल्म्स में एंट्री हो गई, जिसकी खबर दिलीप कुमार के पिता को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें लगता था पिताजी फिल्म्स तो देखते नहीं है, तो उन्हें क्या पता लगेगा। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि वो एक कंपनी में काम करते हैं, जबकि वो जाते थे बॉम्बे टॉकीज। तो 1947 की एक सुबह मार्केट में घूमते हुए बशेश्वर नाथ जी की नजर पड़ी एक फिल्म के पोस्टर पर। ये देखते ही वो सीधे दिलीप कुमार के पिता से मिलने पहुंचे और कहा, बड़ा कहा करते थे ना पृथ्वी के बारे में, उसने क्या नाटक नौटंकी का काम पकड़ लिया है, चलो दिखाते हैं तुमको। फिर क्या, दिलीप कुमार साहब के पिता को मार्केट ले जाकर पोस्टर दिखाया और जिसे देखते ही उनके पिता तो सुन्न हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पोस्टर जुगनू फिल्म का था और उसमें उनका बेटा यूसुफ काम कर रहा था। और वो कहते हैं ना, जब काटो तो खून नहीं, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई थी यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब के पिताजी की। इस पर बशेश्वर नाथ जी ने उन्हें संभाला और कहा, यूसुफ ही है अपना, उसने नाम बदलकर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है ताकि परिवार पर कोई आंच ना आए, नाम खराब ना हो पाए। वैसे आपको बता दूं, दिलीप कुमार साहब के पिताजी को उनकी ये असलियत एक्सेप्ट करने में काफी वक्त लग गया। भूल बिसरी दिलीप कुमार साहब की रील नहीं, रियल लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बात उन दिनों की है जब मेरा करियर एकदम पीक पर था, बहुत बड़ा सुपरस्टार में बन चुका था। फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहा था और मेरे बगल में एक बुजुर्ग भी ट्रैवल कर रहे थे, एकदम नॉर्मल सिंपल पैंट शर्ट पहने हुए।
फ्लाइट में बैठे सारे लोगों की नज़रें मुझ पर थी, पर वो शख्स मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। चाय का टाइम हुआ, उन्होंने चाय भी पी, पर मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, जबकि फ्लाइट में बैठे बाकी पैसेंजर्स की एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। कोई मेरे ऑटोग्राफ चाहता था, कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता था, पर इन पे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खैर, इतने में मेरी आंखें उस शख्स से मिली। मैंने थोड़ा सा स्माइल किया, उन्होंने भी स्माइल दी और हम दोनों में धीरे धीरे कुछ बातचीत शुरू हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप फिल्म्स देखते हैं? वो बोले जी हाँ, पर बहुत कम, कभी कभी। बहुत सालों पहले शायद मैंने एक फिल्म देखी होगी। इस पर मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वो बोले ओह अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्म्स में? ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब दिलीप कुमार से कोई पूछ रहा है कि आप फिल्म्स में क्या करते हैं। फिर भी मैंने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कंट्रोल रखते हुए उन्हें कहा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ। वो बोले बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने अब तक अपना नाम उन्हें नहीं बताया था। इतने में वक्त हो गया था कि हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली थी। मैंने उनसे अपना नाम बताने की कोशिश की, अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा माय नेम इज दिलीप कुमार। और बड़े ही हम्बल तरीके से उस बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा थैंक यू, आई एम JRD टाटा। मैं एकदम शॉक्ड हो गया और उस दिन मुझे एहसास हो गया कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं इस दुनिया में, तो किसी को भी अपने से कम मत आकिए। ये बात एकदम ओपनली, ये किस्सा एकदम ओपनली दिलीप साहब ने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट की। इमेजिन, दिलीप साहब चाहते तो इस इंसिडेंट, इस किस्से को अपनी तरफ ही रख सकते थे, पर नहीं। अनडाउटेडली JRD टाटा की जो ग्रेटनेस है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ दिलीप साहब की ग्रेटनेस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। दिलीप साहब का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1922 पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। आपको पता है इनके वालिद का बिजनेस क्या हुआ करता था? फ्रूट्स बेचने का। और कुछ ऐसा दौर आया जब इनके वालिद का जो फ्रूट्स का बिज़नेस है वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो किसी ने उनको ये सलाह दी कि अगर आपको अपने परिवार को पालना है तो आप एक काम करिए, पेशावर छोड़कर बॉम्बे चले जाइए, वहाँ बहुत बड़ी मंडी है, आपका काम अच्छा चलेगा। तो बस ऐसे आना हुआ यूसुफ साहब का, यानी दिलीप कुमार साहब का, पेशावर से बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद यूसुफ साहब की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। तब इनकी उम्र लगभग 6 साल थी। एंड आपको पता है स्कूल टाइम में यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करते थे। मतलब इतना अच्छा कि वो अपनी स्कूल की जो फुटबॉल टीम थी उसके सेक्रेटरी बन गए। पर इनके वालिद को इनका फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो इनको बार बार कहते थे ये भी कोई खेल है? खेलना ही है तो अपना खानदानी खेल चेस खेला करो, दिमागदार लोगों का खेल होता है। क्या करते, वालिद साहब की तो सुननी ही थी, पर दिल में वही पहला प्यार फुटबॉल। खैर, दिलीप साहब के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि मेरा फिल्मों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, ना ही मेरे घर वालों का। और बिलीव करिए 14 साल तक उन्होंने कोई फिल्म भी नहीं देखी थी। सुई और स्कूलिंग के बाद यूसुफ साहब का एडमिशन हुआ विल्सन कॉलेज में, जिससे कि थोड़े ही टाइम बाद उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी चल रही थी कि उन्हें अपने वालिद के साथ उनके फैमिली बिजनेस जो कि फ्रूट बेचने का था उसमें उन्हें ज्वाइन करना पड़ा। भूल बिसरी, भूल बिसरी। वैसे अजीब नहीं लगता, एक लड़का जिसने 14 साल तक कोई फिल्म ही ना देखी हो और वो आगे चल के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा दिग्गज अभिनेता बन जाए जिसके बारे में, मतलब अगर एक्टिंग का नाम आता है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप साहब के बारे में।
एक बार क्या हुआ कि उनका जाना हुआ नैनीताल, और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उस ज़माने की बहुत बड़ी हीरोइन देविका रानी से। देविका रानी की शादी हुई थी हिमांशु रॉय के साथ, और देविका रानी अकेले ही रन करती थी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो। मतलब इस प्रोडक्शन हाउस में, इस स्टूडियो में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी। और यूसुफ साहब को देखते ही देविका रानी ने कहा कि कुछ तो बात है तुम्हारी पर्सनैलिटी में। मतलब तब इनकी उम्र 18-19 साल हुआ करती थी। मतलब उन्हें देखते ही वो कहती कुछ तो बात है, फिल्मों में काम करने का सोचा है? ये सुनते ही दिलीप साहब कहते फिल्में, मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है, फिल्मों के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा। फिर भी उनकी ये बात सुन के देविका रानी कहती कि कोई नहीं, जब कभी मन आए तो मेरे पास आ जाना बॉम्बे टॉकीज में। खैर बात आई गई होगी। और इसके बाद एक और वाक़या हुआ। अपने बिजनेस के चक्कर में ही कहीं और वो जा रहे थे, तो उस ट्रेन में उन्हें मिले डॉक्टर मसानी। और इत्तेफाक देखिए कि देविका रानी के जो हस्बैंड थे हिमांशु रॉय, वो उनके फैमिली डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर मसानी। मतलब आमने सामने ये बैठे हुए थे और उन्होंने भी इनसे यही कहा कि तुम्हारी पर्सनालिटी फिल्मों में काम करने वाली है, फिल्मों में ट्राई किया? इन्होंने कहा नहीं। तो बस जब डॉक्टर मसानी उन्हें ये बात कह रहे थे तो उन्हें देविका रानी की वो बात याद आई कि हाँ, नैनीताल में भी देविका जी मुझे कह रही थी कि फिल्मों में काम करने की, तो क्यों ना कुछ सोचा जाए। तो बस सोचते सोचते यूसुफ साहब पहुंच गए बॉम्बे टॉकीज। यहाँ मिले देविका रानी से। देविका रानी ने इनसे बातचीत की और पूछा कि अच्छा ठीक है, फिल्मों में काम पक्का सोच लिया ना करने को? तो यूसुफ साहब ने कहा कि हाँ हाँ जी, मैं पूरा मन बना कर आया हूँ। तो उनका एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और 500 रुपये महीने के लिए उनको हायर कर लिया गया। भूल बिसरी यादें, भूल बिसरी। मोहम्मद यूसुफ खान नाम में कुछ फिल्मी टच नहीं है। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ जी हीरो का नाम है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये भी बड़ा अच्छा नाम था, इसमें क्या गड़बड़ थी? पर नहीं, देविका रानी का ऐसा मानना था कि वो वक्त था इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का। तो ऐसे में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक नौजवान लड़का अभी अभी वो कदम ही रख रहा है, तो ऐसे में मोहम्मद यूसुफ खान लोग एक्सेप्ट करें ना करें इसका डाउट था। तो लोगों से कहा गया अच्छा आप बताइए क्या नाम रखा जाए। किसी ने कुछ सजेस्ट किया, किसी ने कुछ। तो उन ढेर सारे सजेशंस में से अल्टीमेटली मोहम्मद यूसुफ खान साहब को नाम अच्छा लगा दिलीप कुमार। क्या कोई ख़ास कारण रहा होगा कि इतने ढेर सारे सजेशंस में से उनको सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार नाम ही पसंद आया? लेकिन इतनी बात तो पक्की हो गई कि ऐसे नामकरण हुआ मोहम्मद यूसुफ खान साहब उर्फ दिलीप कुमार का। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। सोचिए कितना डिस्करेजिंग रहा होगा ना दिलीप कुमार साहब के लिए ये सुनना कि भाई ये लड़का तो एकदम मैलनरिश्ड है। बॉम्बे टॉकीज वालों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना पैसा इस पर लगाकर। ऐसे लगता है कि भाई इसमें तो जान ही नहीं है, कंकाल की तरह लगता है। और यहाँ से जब इतना सुन लिया अपने बारे में हर तरफ लोगों से, तो यहाँ से दिलीप कुमार साहब के मन में जिद शुरू हुई कि कैसे मैं एक अच्छा एक्टर बनूं। शायद कोई ऐरा गहरा इंसान होता वो तो सोचता भाई ठीक है, हमारा वो फैमिली बिजनेस फ्रूट्स बेचने का ही ठीक है, मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वापस जाता हूँ। पर नहीं, दिलीप कुमार साहब ने उन क्रिटिसिज्म्स को सुना और उन्होंने फिल्में देखना शुरू किया। एक्टिंग के जो न्यूएंसेस होते हैं, जो मैनरिज्म्स होता है एक अच्छे एक्टर का, उस पर स्टडी करना शुरू किया, अपनी आवाज़ पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। खैर, उनकी तीसरी फिल्म 1947 में मिलन आई, जिसके डायरेक्टर थे नितिन बोस। नितिन बोस से भी उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली और वो इसके बारे में एक्सेप्ट भी करते हैं कि मेरे शुरुआती दिनों में नितिन बोस ने मुझे बहुत गाइड किया। और इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई थी जुगनू। ये मतलब दोनों फिल्म्स, और ख़ासतौर से जो जुगनू थी ना, इसके बारे में भी कहा जाता है कि जब ये आई
तो लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनको लगा कि अपनी इंडियन संस्कृति के अनुसार ये फिल्म वल्गर है, इसको बैन कर दिया जाए। इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद इसको फिर से रिलीज़ किया गया, तो ये सुपरहिट हो गई। और यहाँ से दौर शुरू हुआ दिलीप कुमार साहब की हिट फिल्मों का। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। वैसे ऐसा कहते हैं ना, इन खास तौर से एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि भाई वो एक्टर ही क्या जो कि सिर्फ और सिर्फ रटे रटाए डायलॉग्स बोल दे, मतलब अपनी तरफ से कोई इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं। और अगर ऐसा ही कोई एक्टर करता है तो लोग तो पीठ पीछे तो यही कहते हैं कि भाई एक्टिंग के फील्ड में आए क्यों, न्यूज़ रीडिंग ही कर लेते। एक अच्छा एक्टर या फिर एक बहुत अच्छा एक्टर, उसके बारे में यही कहा जाता है कि भाई अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन, अपनी तरफ से वो जो कैरेक्टर की जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है, उसके जो एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, तो इन सब पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इतने अच्छे तरीके से कि ऑडियंस को लगता ही नहीं कि वो इंसान है, वो ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर है। शायद इतनी डिटेलिंग जो होती है परफॉर्मेंस की, यही एक अच्छे एक्टर और एक बहुत अच्छे एक्टर में कहीं ना कहीं ये फ़र्क लेकर आती है। और ऐसे ही इंटेंस एक्टिंग किया करते थे हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। वैसे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे वो वाला सीन याद आ रहा है मुग़ल आज़म फिल्म का, जब शहज़ादा सलीम अनारकली के साथ बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सीन था। और इस सीन में कोई भी डायलॉग नहीं था, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ शहज़ादा सलीम अनारकली के चेहरे पर वो मोर पंख से लेके सहला रहे हैं। दैट्स इट, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल सीन कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है आगे कुछ कहने के। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। जवाहर भाटा के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद उनकी दूसरी फिल्म आई प्रतिमा भी फ्लॉप हुई। उसके बारे में भी लोगों ने बड़े चढ़ चढ़ के रिव्यूज़ बोले गए कि बहुत बुरा एक्टर है भाई, एकदम टोटल फ्लॉप, इसके साथ कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने एक बार सुन लिया लोगों से अपने लिए बुराई, और दूसरी बार भी आपने सुन ली, लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि एक लगन वाला इंसान वो जिद पकड़ लेता है कि कैसे मैं इन सब का मुंह बंद करूं। और यही जिद, यही लगन दिलीप कुमार साहब उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान साहब के मन में आई कि उन्होंने फिल्में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने जिसे कहते हैं एक्टिंग के मैनरिज्म्स पे काम करना शुरू कर दिया। ये जानना शुरू किया कि ऑन स्क्रीन उनकी आवाज़ बदल क्यों जाती है। बोल बोल के पढ़ना शुरू किया, बुक्स वो रीड किया करते थे। तो बस जब इंसान शिद्दत से, लगन से कोई भी चीज़ पाना चाहता है तो जो कुदरत है वो भी उसकी मदद करती है।